शिक्षा का सार, सामाजिक परिप्रेक्ष्य। वास्तविकता में वे है जो हमें स्वयं सोचने और विचार करने में मदद करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सतत विकास लक्ष्य 4 का उद्देश्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और इसका उद्देश्य समावेशी, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन अधिगम अवसरों को बढ़ावा देना है। नई शिक्षा नीति। इस नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना है। नई नीति में प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी खराब साक्षरता और संख्यात्मक परिणामों को सुधारने, मध्य और माध्यमिक विश्वविद्यालयों ड्रॉप आउट के स्तर को कम करने और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बहुविषयक दृष्टिकोण को अपनाने की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं में संरचनात्मक सुधार, 5+3+3+4 प्रणाली, 10+2 मॉडल को संज्ञानात्मक विकास चरणों के साथ संरेखित नई पाठ्यक्रम संरचना के साथ प्रतिस्थापित करता है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को एकीकृत करता है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। ग्रेड 3 तक बुनियादी पढ़ने, लिखने और अंकगणित कौशल सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मिशन शुभारंभ। बहुविषयक और लचीली शिक्षा पद्धति शैक्षिक, व्यावसायिक और पाठ्येतर संरचनाओं के बीच कठोर अलगाव को हटाता है, समग्र विकास और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है। उच्चतर शिक्षा सुधार। कई निकास विकल्प के साथ 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत। 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एकल नियामक की स्थापना। समावेशन, प्रौद्योगिकी केंद्रित, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लिए समर्थन को लक्षित करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच जैसी पहलों के माध्यम से प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है। मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। स्कूल के लिए 10+2 से 5+3+3+4 तक वर्तमान 10 संरचना, जिसमें 1 से 10 तक आयु 6 से 16 वर्ष तक और कक्षा 11 से 12 आयु 16 से 18 तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है। 5 वर्षों की आधारभूत शिक्षा 3 वर्ष की प्रारंभिक, 3 वर्ष की मध्य और 4 वर्ष की माध्यमिक विद्यालय से शिक्षा सुनिश्चित करती है। मल्टी स्ट्रीम, विभिन्न स्ट्रीम के विषयों को चुनने की लचीलापन, सभी विषयों को दक्षता के 2 स्तरों पर प्रस्तुत किया जाएगा। कमजोर बोर्ड परीक्षाएं केवल मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करेंगी। मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव अब बन सकता है 2 बार प्रस्तुत किया जाएगा। बहुभाषी, कक्षा 8 तक एक भाषा में शिक्षण माध्यम को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा नीति जारी रहेगी। बैगलेस डेज, स्कूल के विद्यार्थियों के पास वर्ष में 10 बिना बैग के दिन होंगे, जिनके दौरान उनकी पसंद का व्यवसाय यानी कि अनौपचारिक इंटर्नशिप मिलेगी। कॉलेजों के लिए सैट जैसे कॉलेज टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वर्ष 2 बार सामान्य कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। 4 वर्षीय स्नातक, 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों को क्रेडिट दिया जाएगा और ब्रेक के बाद डिग्री पूरी करने का विकल्प दिया जाएगा। कोई संबद्धता नहीं। अगले 15 वर्षों में कॉलेजों को डिग्री देने के लिए क्रमिक स्वायत्तता दी जाएगी। विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता समाप्त हो जाएगी, इसलिए उन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा।
शुल्क सीमा। उच्चतर शिक्षा के निजी संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस सीमा तय करने का वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ता शीर्ष स्टेट वैश्विक विश्वविद्यालय को भारत आने की सुविधा दी जाएगी। शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक स्तर पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 संबंधित मुद्दे क्या हैं? कौशल का अंतराल। विद्यार्थी जो सीखते और नियोक्ता जो कौशल चाहते हैं उनके बीच लगातार असंगतता बनी है। वित्तीय बोझ। शिक्षा पर जीडीपी के 6% व्यय के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचना एक बड़ी वित्तीय चुनौती होगी। संघीय सहयोग। राज्य प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद का विरोध कर सकते हैं। शुल्क का विनियमन। मौजूदा शुल्क विनियमन में दान के माध्यम से मुनाफाखोरी पर प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लग पाया है। भाषा नीति। कक्षा 5 तक शिक्षण माध्यम के लिए क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर और संस्कृत को शामिल करने की आलोचना की गई। शासन संरचना। विश्वविद्यालय के शासी बोर्डों में सत्ता के संकेंद्रण ने चिंताएं बढ़ा दी है। आगे की राह क्या है? सहकारी संघवाद। सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। सार्वभौमिकरण। वंचित बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए समावेश निधि और सख्त नियमों की आवश्यकता है। डिजिटल विभाजन को कम करना। सफल ऑनलाइन शिक्षा पहल के लिए डिजिटल उपकरणों तक आसान पहुंच को संबोधित करने की आवश्यकता है। अंतर मंत्रालयी समन्वय। शिक्षा, कौशल, श्रम मंत्रालय के बीच प्रभावी सहयोग सफल व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति 2020 एक नई शिक्षा प्रणाली के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है। हालांकि इसकी सफलता के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, राज्य सहयोग और अच्छी तरह से परिभाषित कार्यान्वयन योजनाएं आवश्यक हैं। इन चुनौतियों का समाधान करके भारत एक अधिक न्यायसंगत और भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली की ओर अग्रसर हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा और डिजिटल शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रेरित किया है। व्यक्तिगत शिक्षा के लिए व्यापक संभावनाएं और शैक्षिक अंतराल को कम करने का प्रयास किया है। हालांकि इस बात को लेकर चिंताएं है कि AI शिक्षकों की जगह ले लेगा और एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह की संभावना है जो शैक्षिक असमानताओं को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर शिक्षा में AI एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसमें विकास और उपयोग पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित हो सके। शिक्षा में AI के लाभ। AI शिक्षा में परिवर्तन करने हेतु तैयार है जो विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा। उन्नत शिक्षण। AI संचालित आभासी वास्तविक और शिक्षण प्रबंधन प्रणालियाँ छात्रों को सहभागिता और समझ को बढ़ाने हेतु इमर्सिव अनुभव प्रदान करती हैं। व्यक्तिगत निर्देश। AI छात्र के प्रदर्शन के आधार पर गति और कठिनाई को समायोजित करते हुए व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अधिगम को अनुकूलित कर सकता है। शैक्षिक सहायता। AI गेमिंग और फीडबैक जैसे कार्यों को संचालित करता है जिससे शिक्षकों का समय व्यक्तिगत मार्गदर्शन और वार्ता के लिए उपलब्ध हो जाता है। आकर्षक गतिविधियाँ। रोबोटिक्स और अन्य AI उपकरण अधिगम को इंटरैक्टिव और प्रासंगिक बना सकते हैं जिसमें ज्ञान बढ़ावा मिलता है। अभिभावक की भागीदारी। AI अभिभावकों को ऑनलाइन वार्ता की निगरानी करने और बच्चे के काम पर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है। शिक्षा में AI संबंधी बाधाएं क्या है? नीतिगत रूपरेखा। शिक्षा में AI के एकीकरण को निर्देशित करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति का अभाव है। डिजिटल विभाजन। आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से 54% के पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है
जो एआई संचालित शिक्षा के लिए बाधा पैदा करती हैं। वित्त पोषण की कमी, कम राष्ट्रीय शिक्षा व्यय जीडीपी का 3.5% से कम, जबकि वैश्विक औसत 4.2% है। एआई कार्यान्वयन में निवेश में बाधा डालता है। क्षमता की कमी, राज्य शिक्षा विभाग सीमित संसाधन और विशेषता के कारण एआई में तेजी से हो रही प्रगति के साथ सामंजस्य निर्धारित करने में संघर्ष करते हैं। नैतिक चिंताएं, एल्गोरिदम से संभावित पूर्वाग्रह, कुछ देशों द्वारा डेटा नियंत्रण और छात्र डेटा का दुरुपयोग नैतिक और पारदर्शिता संबंधी मुद्दे उठाते हैं। आगे की राय क्या है? राष्ट्रीय एआई रणनीति, शिक्षा के लिए एआई नवाचार को भारत में अग्रणी बनाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति विकसित करना। इस नीति में डेटा के दुरुपयोग को रोकने, गोपनीयता सुनिश्चित करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा शामिल होना चाहिए। इंटेलिजेंस ट्यूरिंग सिस्टम, एआई संचालित इंटेलिजेंस ट्यूरिंग सिस्टम को लागू करना जो सीखने के अनुभव को वैयक्तिक कर सके, छात्र की प्रगति को ट्रैक कर सके और लक्षित प्रदर्शन प्रदान कर सके। डेटा उत्तरदायित्व, शिक्षा में एआई अनुप्रयोग के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ और संपादित करके डेटा गुमनामी और एल्गोरिदम निष्पक्षता को प्राथमिकता दें। इससे संभावित पूर्वाग्रह को कम किया जा सके और उपयोगकर्ता को गोपनीयता की रक्षा की जा सके। सरल प्रौद्योगिकी का लाभ, सरल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, एआई संचालित शिक्षण उपकरणों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एसएमएस जैसी मौजूदा सुलभ प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। सार्वजनिक निजी सहयोग, शिक्षा में एआई प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। ये भागीदारी संसाधन साझा करने, शैक्षिक कार्यक्रमों को नौकरी बाजार की मांगों के साथ संरेखित करने और कार्यक्रम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हाल ही में की गई बजट घोषणा में भारत में विशेष रूप से गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में शीर्ष रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना का मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए लाभ क्या है? कम लागत, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक भारतीय छात्र विदेशों में अध्ययन करने की तुलना में संभावित रूप से कम लागत पर प्रतिष्ठित कार्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं। इससे वर्तमान में विदेशी शिक्षा पर व्यय होने वाले अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। पहुंच विस्तार, भारत में विदेशी विश्वविद्यालय छात्रों के प्रवास की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा घरेलू स्तर पर अधिक सुलभ हो जाती है। भारत के लिए लाभ, बेहतर नामांकन, ये संस्थान उच्चतर शिक्षा में भारत के सकल नामांकन को बढ़ा सकते हैं, जो वर्तमान वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। विदेशी मुद्रा में बहिर्प्रवाह में कमी, विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना से विदेशी शिक्षा पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन कम हो जाता है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करके भारत में शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देती है। अनुसंधान को बढ़ावा, विदेशी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यक्रमों के में नामांकन बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे भारत में अनुसंधान पारिस्थितिकी को मजबूत होगा। प्रमुख मुद्दे क्या हैं? राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय, बजट 2022-23 में घोषित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय NDU का उद्देश्य साझेदार विश्वविद्यालय, सार्वजनिक और निजी दोनों के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा तक पहुंच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। छात्र एक साथ कई पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने, यहाँ तक कि अपने स्वयं के पाठ्यक्रम संरचना को डिजाइन करने की सुविधा के साथ प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की विशेषताओं में केंद्रीकृत हब, विकेंद्रीकृत वितरण। NDU एक हब एंड स्पोक मॉडल के तहत स्वयं डिजिटल शिक्षण सामग्री के लिए एक
के लिए केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। सरकार का समर्थ पोर्टल IT और प्रशासनिक सेवाओं का प्रबंधन करेगा। लचीलापन और विकल्प विभिन्न विश्वविद्यालयों में अर्जित क्रेडिट को संचित किया जा सकता है, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान कई निकास बिंदु मिलते हैं, जिससे किसी विश्वविद्यालय में डिग्री प्राप्त करने के लिए छात्रों को उस संस्थान में अपनी चुने हुए कार्यक्रम के लिए आवश्यक क्रेडिट का कम से कम 50% पूरा करना होगा। शिक्षा का भविष्य NDU भारत में किफ़ायती या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है, जो छात्रों को अधिक लचीलापन और व्यक्तिगत अधिगम अनुभव प्रदान करके सशक्त बनाता है। स्कूल पाठ्यक्रमों को विषय बिंदु और डिजाइन में सुधार। शिक्षा, महिला, बाल, युवा, खेल संबंधी समिति ने स्कूल पाठ्यपुस्तकों को विषय वस्तु और डिजाइनों में सुधार शीर्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की और स्कूलों पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का सुझाव दिया। पहुंच और सहभागिता पर ध्यान। सुधार की जा रही पाठ्यक्रमों में दृश्य, ग्राफिक, ऑडियो विजुअल सहायता के साथ बच्चों के अनुकूल डिजाइन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित करने के प्रयासों में पहुंच में और वृद्धि होगी। पाठ्यक्रम मानकीकरण। विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों के मानकीकरण से अधिगम प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। समावेशिता को बढ़ावा देना। पाठ्यक्रमों को लैंगिक आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसमें उभरते व्यवसायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सटीक रूप से दर्शाना शामिल है। ऐतिहासिक सामग्री को संबंध बनाना। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को स्वतंत्रता के बाद इतिहास, विश्व इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी के विविध चित्रण को शामिल करके समृद्ध बनाया जा सकता है। आधुनिक चुनौतियों का समाधान। पाठ्य पुस्तकों में नशीली दवाओं और इंटरनेट की लत जैसे समकालीन मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए। इसके नकारात्मक परिणाम का प्रकाश डाला जाना चाहिए। पाठ्य सामग्रियों के भार में कमी। एकल पाठ्य पुस्तक जैसी पहल जो निचली कक्षाओं में कई विषयों के लिए एक ही पुस्तक उपलब्ध कराती है। शिक्षा मंत्रालय की स्कूल बैग नीति के अनुरूप है। इसका उद्देश्य छात्रों द्वारा ढोई जाने वाली पुस्तकों की संख्या को कम करना है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रस्तुत किया गया। विभिन्न रिपोर्ट्स से पता चला कि भारत में अकेले 2024 में कम से कम 4 पेपर लीक मामले दर्ज किए गए। अधिनियम का उद्देश्य शैक्षिक अखंडता को बनाए रखना, परीक्षा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करना, परीक्षाओं को निष्पक्ष विश्वसनीयता से समझौता करने वाली प्रथाओं को रोकना। उदाहरण के लिए इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती, गैर समझौता योग्य होंगे। परीक्षा प्रोटोकॉल का मानकीकरण। अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में एक रूपता सुनिश्चित करते हुए यह परीक्षा आयोजित करने के लिए समान दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं व्यवस्थित करना। उदाहरण के लिए विधेयक की धारा 3 में कम से कम 15 ऐसी कार्रवाइयों की सूची दी गई है जो मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं के अनुचित साधनों का उपयोग करने के बराबर है। कार्यवाही के लिए विधिक ढांचा। यह अनुचित साधनों के उपयोग को दंडित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, जिसमें जुर्माने से लेकर कारावास तक की सजाएं शामिल हैं, जिससे कदाचार के खिलाफ मजबूत रोकथाम सुनिश्चित होगी। उदाहरण के लिए पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच नहीं करेगा। पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना। यह अधिनियम धोखाधड़ी के खिलाफ कड़े कदम उठाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी उम्मीदवारों का निष्पक्ष और समान स्तर पर मूल्यांकन किया जाए। उदाहरण के लिए यादृच्छिक पर निरीक्षण और मौके पर जांच के प्रावधान पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा का माहौल उठाते हैं। अधिकारियों को सशक्त बनाना। अधिनियम परीक्षा बोर्डों और विश्वविद्यालयों को
अपराधियों के खिलाफ निर्णय कार्रवाई करने और निवारक उपायों को लागू करने का अधिकार देता है। हाँ।